अगर उन चुनौतियों से हमारी माएं अवगत कराएं, उसका सामना करने का साहस अपने बच्चे को दें, वो राष्ट्र कभी किसी से हार नहीं सकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं आज जो भी कुछ कह पा रहा हूं उसके पीछे सिर्फ मेरी मां है। एक ऐसी जगह पैदा हुआ, एक ऐसे हालात में हम लोग रहे जहां कुछ भी मुमकिन नहीं था, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत में वो जगह जहां से पाकिस्तान का जन्म हुआ, जहां पाकिस्तान का विचार प्रकट हुआ, उसी जगह में पैदा हुआ। एक लंबे समय तक बहुत कुछ उन तमाम चीजों से वंचित रहा। जब वहां से निकलने के बाद बाहर आया, ऐसे में मैं अपने पिता की भूमिका देखता हूं और आज मेरी मां जो जीवित हैं उनकी भूमिका देखता हूं। एक पिता को घर चलाना था, एक ऐसे माहौल में जहां तर्क का कोई गुंजाइश नहीं थी, जहां लॉजिक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में मैं आज महसूस करता हूं कि इतने लंबे समय तक हजारों सवालों के मेरे जवाब कभी मेरे पिता ने मुझे नहीं दिए, और ज्यादातर चीजों पे उनकी खामोशी, उसका एहसास मुझे आज होता है। लेकिन मेरी मां ने उस दौर में भी और आज भी इसके बावजूद भी कि दुनिया भर की थ्रेट रोज आती हैं, मेरे परिवार तक को आती हैं, मुझे आती हैं, मेरे परिवार के लोग जो देश भर में इधर उधर रहते हैं उनके पास भी आती हैं। लेकिन जब जब भी मैं मां से मिलता हूं और जो कुछ उनके कान में जाता है, वो एक ही बात मुझसे कहती हैं कि बहुत लंबे समय के बाद बोलने का मौका आया है, चुप मत रहना। तो ये जो बोलने की शक्ति है, ये ताकत के साथ खड़े होने की शक्ति है, ये सिर्फ मेरी मां की दी हुई है। अभी पंडित जी ने एक बात कही कि हमारे यहां अंग्रेजी कैलेंडर की बात कही आपने। पंडित जी, इस देश में बहुत सारे काम बहुत अच्छे हुए, उस वक्त भी बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन ये पूरा समाज अच्छे काम होने के बाद खुश तो होता है, ताली भी बजाता है, गर्व भी महसूस करता है, लेकिन उस अच्छे काम को बचाए रखने के लिए लगातार जो उसे करना चाहिए वो नहीं करता। आपने जिस कैलेंडर की बात की, बहुत कम लोगों को पता है कि आज जो भारत सरकार का कैलेंडर हमारे घरों में आता है वो इंग्लिश कैलेंडर है। लेकिन भारत की संसद में 1957 में एक लंबी बहस हुई और उस बहस के बाद यह तय किया गया कि भारत का जो कैलेंडर होगा, जो भारत सरकार जिसे जारी करेगी, वो इंग्लिश कैलेंडर नहीं होगा, वो कैलेंडर होगा जिसकी बात पंडित जी कह रहे थे। यह पास हो गया भारत की संसद में। यह 1957 की घटना है, पार्लियामेंट की बहस उठा के देखिए। और कहा गया कि जो इंग्लिश की डेट है वो छोटी होगी और जो हमारी सका की डेट है वो बड़ी होगी। यह पास हुआ
पास होने के बाद वो कौन सी अदर्श शक्तियां थी कि पार्लियामेंट में एक फैसला हुआ, उस फैसले के बाद वो कैलेंडर कभी छपा नहीं, और किन शक्तियों ने उस कैलेंडर को नहीं छपने दिया, और उसके बाद लोगों ने पूछा नहीं, और आज भी भारत सरकार का कैलेंडर जो है वो इंग्लिश नीति से छपता है। हमारे संविधान में एक नहीं कई सारे फ्रॉड हुए हैं और खुल्लम खुल्ला हुए हैं, लेकिन 70 सालों में आपको ऐसी चीजों में उलझाए रखा जिससे आपका इतिहास, आपका माजी, आपका पुरुषार्थ, आपकी शक्ति कभी जगे ना। जब जब भी आपने अपने इतिहास को खंगालने की कोशिश की, जब जब भी आप सनातन की तरफ लौटने की कोशिश की, तब तब इस देश के अंदर नए नए जुमले, नए नए नारे, नए नए नैरेटिव उखाड़े गए। उससे लोग सत्ताओं पे तो बैठे, कोई 19 साल बैठा, कोई 16 साल बैठा, लोगों ने सत्ताएं चलाई, देश को चलाने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्र समाप्त होता चला गया। लिहाजा एक नहीं कई और भी कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना, और जब इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी लोग थे, चाहे के मुंशी साहब हो, अयंगर साहब हो, सैफुल्ला साहब हो, अंबेडकर जी हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, इन तमाम सारे लोगों ने एक कमेटी बनाई। उसमें नेहरू जी भी शामिल थे, और यह कहा गया कि ये जो भारत का संविधान बना है, इस संविधान में तमाम सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन इस संविधान का जो पन्ना है, पहला, दूसरा, तीसरा से लेकर आखिर तक, उसमें काफी सारी जगह ऊपर खाली थी, नीचे खाली थी, साइड में खाली थी। तो गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा कि अगर ये भारत का संविधान, इसके ऊपर भारत ना भी लिखें और यकायक किसी के हाथ में इस संविधान की कॉपी चली जाए, और वो दुनिया का कोई भी आदमी हो, वो जैसे ही इसको खोले और उसको लगे कि ये भारत का संविधान है, हमें कुछ ऐसा इसमें करना चाहिए। नंदलाल बोस के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, उसमें 9 लोग शामिल थे। नंदलाल बोस शांति निकेतन में एक बड़े कलाकार थे, स्केच बनाते थे वो। उसमें शांति निकेतन के बच्चों को भी शामिल किया गया, और एक लंबे सोच विचार के बाद नंदलाल बोस और उनकी टीम ने 22 स्केचेस तैयार किए। उसको सर्वसम्मति से सबने पास कर दिया, किसी ने उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया। और संविधान में जहां आपके अधिकार और दायित्वों की बात थी, फंडामेंटल राइट्स की बात थी, अलग अलग विषय पे मिलते जुलते वो चित्र हमारे इतिहास और 5000 साल पुरानी सनातन सभ्यता से जो मेल खाते थे, उनको जगह दी गई। उसमें जब आप भारत का संविधान का पन्ना पलटेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि जहां फंडामेंटल्स की बात कही गई है, जहां दायित्वों की बात कही गई है, जहां अधिकारों की बात कही गई है, उसके पहले पन्ने पर भगवान श्री राम का, उनके साथ में लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का चित्र बन रहा है। उसमें कृष्ण जी की तस्वीर है, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, और ये भारत के ओरिजिनल संविधान में 22 चित्र लगाए गए। देखिए, आपने जैसे बहुत बातों में कहा कि कुछ चीज की महत्वता होती है, भले ही वो सब्जेक्ट मेन ना हो, लेकिन आज तक नहीं पता चला, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कि भारत के ओरिजिनल संविधान में जो वो 22 चित्र थे, जिसमें भारत की सनातन संस्कृति मौजूद थी,
उन 22 चित्रों को किसने हटाया? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है भारत में। अगर आज की सरकार गलती से संविधान में कोई चित्र छाप दे तो इस देश में सांप्रदायिकता का और सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, इसकी आंधी चल पड़ेगी। अगर हम अलर्ट होते, समाज अलर्ट होता, तो कोई भी भारत के संविधान के साथ खेल नहीं कर सकता था। यूं तो बहुत सारी उसमें ऐसी बातें हैं जिस पे चर्चा हो सकती है। ऐसे ही उस संविधान के अंदर एक धारा है 30A, 30A। यह विचित्र धारा है क्योंकि इन चीजों को आप न जान पाए, इसके बारे में सवाल न खड़ा करें, लिहाजा आपको ऐसी चीजों में उलझा के रखा है 70 साल से कि आप बाहर की चर्चा करें, अंदर जिन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया है वो उनके नाम कभी उजागर न हो पाए। उस 30A में क्या है? आप भारत का संविधान कहते हैं। सन 1976 में इंदिरा गांधी को रात के अंधेरे में लगा, जब इमरजेंसी थी इस देश में, पूरा विपक्ष जेल के अंदर मौजूद था। आज की सरकारों पे आरोप लग रहा है कि सरकार ने 370 हटाने के लिए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अगर हम इसका तुलनात्मक अध्ययन भी करें, सरकार से नाराज हो सकते हैं, किसी पार्टी से नाराज हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो भी बिल आता है उस बिल पे चर्चा होती है। चर्चा में हर एक को भाग लेने का अधिकार है, लेकिन आखिर में वो चर्चा जब समाप्त होती है तो उस पे वोटिंग होता है, और वोटिंग मेजॉरिटी का होता है तभी पास होता है। यह नियम पहले भी था और आज भी था। तो आज को नियम पास हो गया है और कुछ लोगों को उससे तकलीफ हो रही है, तो तर्क यह दिया जा रहा है कि पार्लियामेंट में तो पास हो गया, हमसे पूछा नहीं। तो यह कौन सा नया नियम है कि भीड़ तंत्र से पूछा जाएगा और तब कानून बनेंगे? जब यह सरकार में नहीं थे तब संसद कानून थी, जब यह सरकार में आ गए तो संसद नहीं, अब भीड़ तंत्र से पूछा जाएगा। सन 1976 में इमरजेंसी लगी हुई थी, सारा विपक्ष जेल में था, कोई चर्चा नहीं हुई, कहीं कोई पटल पे बात नहीं रखी गई, और भारत के संविधान के 42वें संशोधन में संविधान संशोधन किया गया और उसमें 2 काम किए उसी रात में। यकायक इंदिरा गांधी को लगा कि सन 1976 है, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगानी थी, तो रात के अंधेरे में आपने भारत के संविधान में एक शब्द जोड़ा जिसको कहते हैं सेकुलरिज्म। इस शब्द को जोड़ने के, जो कि भारत के प्रियम्बल का हिस्सा है, भारत के प्रियम्बल में कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता। आपको संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने हैं, कर सकते हैं। जो भारत का प्रियम्बल है, भारत का जो संविधान है, उसकी मूल भावना आपने इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड के संविधान का जो पहला पृष्ठ है, जिसे आप मूल कहते हैं, उसके अंदर सब कुछ लिखा है और आखिर में एक शब्द लिखा है स्पेंट। उस स्पेंट का मतलब क्या है लीगल लैंग्वेज में? स्पेंट का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में जो भी कुछ लिखा गया है उसके बाद समाप्त। अब इसमें कुछ कॉमा फुल स्टॉप नहीं लग सकता। बाकी संविधान में आपको अमेंडमेंट करने, कानून बनाने, चेंज करने, करिए, लेकिन इस देश के संविधान के जो मूल था उसमें चेंज भी किया गया बगैर किसी चर्चा के, बगैर किसी बातचीत के। और उसी 42वें संविधान संशोधन में देश से बगैर पूछे, बगैर बताए, किसी ने यह नहीं पूछा कि यह सेकुलर शब्द जो है किसको चाहिए, क्यों चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए।